जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 444 यानी कि 444444। दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। मुस्कुराहट इसलिए नहीं है कि खुशियां जिंदगी में ज्यादा हैं, मुस्कुराहट इसलिए है कि जिंदगी से ना हारने का वादा है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। हौसले भी किसी वैद्य हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी वैद्य हाकिम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। हमेशा अपने हौसले बुलंद रखिए। जिंदगी में थोड़ा कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन ये जिंदगी उसी की है जो खोकर मुस्कुराना जानता है। सुगंध के बिना पुष्प और तृप्ति के बिना प्राप्ति एवं प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। यानी कि सुगंध, तृप्ति और प्रसन्नता, ये चीजें हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस। और आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल एक सत्य कथा बताना चाहता हूँ। हाल ही में आपने देखा होगा कि मीराबाई चानू ने ओलंपिक में सिल्वर प्राइज लेके हमारे भारत की शान को ऊंचा किया है। आज की कहानी एक सत्य कथा है और मीराबाई चानू को समर्पित है। और इस कहानी का शीर्षक है वेद वृक्ष की छांव तले। और इस पुस्तक का एक अंश जो है उसकी लेखिका हैं फरहाना ताज। उन्होंने ये लिखा है और मैं इसी को आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। एक छोटा सा एक इसका अंश है और इस अंश का जो शीर्षक है वो है जब एक राष्ट्रपति ने खाया एक गरीब भारतीय लड़की का झूठा चावल। दोस्तों, उस समय उसकी उम्र 10 साल की थी। इम्फाल से 200 किलोमीटर दूर नोंगपोक काकचिंग गांव में गरीब परिवार में जन्मी और 6 भाई बहनों में सबसे छोटी मीराबाई चानू अपने से 4 साल बड़े भाई सैखोम सातोम्बा मितई के साथ पास की पहाड़ी पर लकड़ी बीनने जाती थी। एक दिन उसका भाई लकड़ी का गट्ठर नहीं उठा पाया, लेकिन मीरा ने उसे आसानी से उठा लिया और वो उसे लगभग 2 किलोमीटर दूर अपने घर तक ले गई। शाम को पड़ोस के घर मीराबाई चानू टीवी देखने गई तो वहां जंगल से उसके गट्ठर लाने की चर्चा चल पड़ी। उसकी मां बोली, बेटी, आज यदि हमारे पास बैलगाड़ी होती तो तुझे गट्ठर उठाकर लेकर लाने की जरूरत नहीं पड़ती। बैलगाड़ी कितने रुपए की आती है मां? मीराबाई ने पूछा। इतने पैसों की कि जितने हम कभी जिंदगी भर देख नहीं पाएंगे, मां ने जवाब दिया। मगर क्यों नहीं देख पाएंगे? क्या पैसा कमाया नहीं जा सकता? कोई तो तरीका होगा बैलगाड़ी खरीदने के लिए पैसा कमाने का। चानू ने बड़े भोलेपन से अपनी मां से पूछा। चानू ने पूछा तो तब गांव में एक व्यक्ति ने कहा कि तू तो लड़कों से भी अधिक वजन उठा लेती है। यदि वजन उठाने वाली खिलाड़ी बन जाए तो एक दिन जरूर भारी भारी वजन उठाकर खेल में सोना जीतकर उस मेडल को बेचकर बैलगाड़ी खरीद सकती है। अच्छी बात है, मैं सोना जीतकर उसे बेचकर बैलगाड़ी खरीदूंगी। उसमें आत्मविश्वास था। उसने वजन उठाने वाले खेल के बारे में जानकारी हासिल की, लेकिन उसके गांव में वेट लिफ्टिंग सेंटर नहीं था। इसलिए उसने रोज ट्रेन से 60 किलोमीटर का सफर तय करने की सोची। शुरुआत उन्होंने इम्फाल के खुपन लंपक स्पोर्ट्स क्लब से की थी। एक दिन उसकी ट्रेन लेट हो गई। रात का समय हो गया। शहर में कोई उसका ठिकाना नहीं था, कोई उसे जानता भी नहीं था। उसने सोचा कि किसी मंदिर में जाकर शरण ले लेगी और कल अभ्यास करके फिर अगले दिन शाम को गांव चली जाएगी। एक अधूरा निर्माण हुआ भवन उसने देखा जिस पर आर्य समाज मंदिर लिखा हुआ था। वो उसमें चली गई और वहां उसे एक पुरोहित मिला जिसे उसने बाबा कहकर पुकारा और रात को
शरण मांगी। बेटी, मैं आपको शरण नहीं दे सकता। ये मंदिर है और यहां एक ही कमरे पर छत है जिसमें मैं स्वयं सोता हूं। दूसरे कमरे पर छत अभी डली नहीं है, सिर्फ एंगल पड़ा है। पत्थर की सिल्लियां आई पड़ी हैं, लेकिन पैसे खत्म हो गए। तुम कहीं और शरण ले लो। मैं रात में कहां जाऊंगी बाबा? मीराबाई ने आगे कहा। उसने कहा कि मुझे बिन छत के कमरे में ही रहने की इजाजत दे दो। अच्छी बात है, जैसी तेरी मर्जी, बाबा ने कहा। वो उस कमरे में माटी एक सार करके उसके ऊपर ही सो गई। अभी कमरे में फर्श तो डला ही नहीं था। जब छत नहीं थी तो फर्श कहां से होता भला? लेकिन रात के समय बूंदाबांदी शुरू हो गई और उसकी आंखें खुल गई। मीराबाई ने छत की ओर देखा। दीवारों पर ऊपर लोहे की एंगल लगी हुई थी, लेकिन सिल्लियां तो नीचे थी। आधा अधूरा जीवन भी बना था और आधा अधूरा जीना यानी कि स्टेयरकेस भी बना हुआ था। उसने नीचे से पत्थर की सिल्लियां उठाई और ऊपर एंगल पर जाकर रख दी, और फिर थोड़ी देर में दर्जनों तिल्लियां कक्ष की दीवारों के ऊपर लगी एंगल पर रखते हुए कमरे को छाप दिया। उसके बाद वहां एक बरसाती पन्नी पड़ी थी। वो सिल्लियों पर डालकर नीचे से फावड़ा और तसला उठाकर मिट्टी भर भर कर ऊपर छत पर सिल्लियों पर डाल दिया। इस प्रकार मीराबाई ने छत तैयार कर दी। बारिश तेज हो गई और वो अपने कमरे में आ गई। अब उसे भीगने का डर नहीं था, क्योंकि उसने उस कमरे की छत खुद ही बना डाली थी। अगले दिन बाबा को जब सुबह पता चला कि मीराबाई ने कमरे की छत डाल दी तो उसे आश्चर्य हुआ और उसने उसे मंदिर में हमेशा के लिए शरण दे दी, ताकि वो खेल की तैयारी वहीं रहकर कर सके, क्योंकि वहां से खुमन लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निकट ही था। बाबा उसके लिए खुद चावल तैयार करके खिलाते और मीराबाई ने कक्षों को गाय के गोबर और पीली माटी से लिपकर सुंदर बना दिया था। समय मिलने पर बाबा उसे एक किताब थाम देते जिसे वो पढ़कर सुनाया करती, और उस किताब से उसके अंदर धर्म के प्रति आस्था तो जागी ही, साथ ही देशभक्ति भी जाग उठी। इसके बाद मीरा चानू 11 साल की उम्र में अंडर 15 यानी कि अंडर 15 चैंपियन बन गई और 17 साल की उम्र में जूनियर चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। लोहे की बार खरीदना परिवार के लिए भारी था। मानसिक रूप से परेशान हो उठी मीराबाई ने यह समस्या बाबा से बताई तो बाबा बोले, बेटी चिंता ना करो, शाम तक आओगी तो बार तैयार मिलेगा। वो शाम तक आई तो बाबा ने बांस की बार बनाकर तैयार कर दी ताकि वो अभ्यास कर सके। बाबा ने उनकी भेंट कुंज रानी से करवाई। उन दिनों मणिपुर की महिला वेट लिफ्टर कुंज रानी देवी स्टार थी और एथेंस ओलंपिक में खेलने भी गई थी। इसके बाद तो मीराबाई ने कुंज रानी को अपना आदर्श मान लिया और कुंज रानी ने बाबा के आग्रह पर इसकी हर संभव सहायता करने का बीड़ा भी उठाया। जिस कुंज रानी को देखकर मीरा ने मन में विश्व चैंपियन बनने का सपना जागा था, अपनी उसी आइडल के 12 साल पुराने रिकॉर्ड यानी कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड को मीरा ने 2016 में तोड़ा, वह भी 192 किलोग्राम वजन उठाकर। 2017 में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप अनाहाइम कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में उसे भाग लेने का अवसर मिला। मुकाबले से पहले एक सहभोज में उसे भाग लेना पड़ा और सहभोज में अमेरिका राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति ने देखा कि मीराबाई को उसके सामने ही पुराने बर्तनों में चावल परोसा गया, जबकि सब होटल के शानदार बर्तनों में शाही भोजन का लुत्फ ले रहे थे। राष्ट्रपति ने प्रश्न किया कि इस खिलाड़ी को पुराने बर्तनों में चावल क्यों परोसा गया?
क्या हमारा देश इतना गरीब है कि एक लड़की के लिए बर्तन कम पड़ गए हैं, या फिर इसे भेदभाव किया जा रहा है? यह अछूत है क्या? नहीं, महामहिम, ऐसी बात नहीं है। उसे खाना परोस रहे लोगों ने जवाब दिया, इसका नाम मीराबाई है। ये जिस देश में रहती है और जिस देश में भी जाती है, वहां अपने देश भारत के चावल को ले जाती है। ये विदेश में जहां भी होती है, भारत के ही चावल उबाल कर खाती है। यहां भी ये चावल खुद ही अपने कमरे में उबाल कर लाई है। ऐसा क्या? राष्ट्रपति ने मीराबाई की ओर देखते हुए उससे पूछा। महामहिम, मेरे देश का अन्न खाने के लिए देवता भी तरसते हैं, इसलिए मैं अपने ही देश का अन्न खाती हूं। ओ भक्त, देशभक्त हो तुम। जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ, भारत में जाकर उस गांव में एक बार अवश्य दर्शन करूंगा, राष्ट्रपति ने कहा। महामहिम, इसके लिए मेरे गांव में जाने की जरूरत क्या है? राष्ट्रपति ने पूछा। क्यों? मेरा गांव मेरे साथ है, मैं उसके दर्शन यहीं करा देती हूं। अच्छा, कराइए दर्शन, कहते हुए उस मूर्ख लड़की की बात पर हंस पड़े राष्ट्रपति। मीराबाई अपने साथ हैंड बैग लिए हुए थी। उसने उसमें से एक पोटली खोली, फिर उसे पहले खुद माथे से लगाया और फिर राष्ट्रपति की ओर करते हुए बोली, ये रहा मेरा पावन गांव और मेरा देश। ये क्या है? राष्ट्रपति पोटली खोलते हुए और पोटली को देखते हुए बोले, इसमें तो मिट्टी है। हाँ, ये मेरे गांव की पावन मिट्टी है। इसमें मेरे देश के देशभक्तों का लहू मिला हुआ है। सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद का लहू इस मिट्टी में मिला है। इसलिए ये मिट्टी नहीं, मेरा संपूर्ण भारत है। ऐसी शिक्षा तुमने किस विश्वविद्यालय से पाई जानू? राष्ट्रपति ने हैरान होकर पूछा। महामहिम, ऐसी शिक्षा विश्वविद्यालय में नहीं दी जाती। विश्वविद्यालय में तो मैकाले की शिक्षा दी जाती है। ऐसी शिक्षा तो गुरु के चरणों में मिलती है। और मुझे आर्य समाज में हवन करने वाले बाबा, उनसे ये शिक्षा मिली है। मैं उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर सुनाती थी और उसी से मुझे देशभक्ति की प्रेरणा मिली है। ये सुनकर सत्यार्थ प्रकाश ये क्या है? ये राष्ट्रपति ने पूछा, और वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश। चानू ने अपने हैंडबैग से सत्यार्थ प्रकाश की प्रति निकाली और राष्ट्रपति को थमा दी। आप रख लीजिए, मैं हवन करने वाले बाबा से और ले लूंगी। कल गोल्ड मेडल तुम ही जीतोगी, राष्ट्रपति आगे बोले। मैंने पढ़ा है कि तुम्हारे भगवान हनुमान जी ने पहाड़ हाथों पर उठा लिया था, लेकिन कल यदि तुम्हारे मुकाबले हनुमान जी भी आ जाएं, तो भी तुम ही जीतोगी। तुम्हारा भगवान भी हार जाएगा तुम्हारे सामने कल। राष्ट्रपति ने वो किताब एक अधिकारी को देते हुए आदेश दिया, इस किताब को अनुसंधान के लिए भेज दो कि इसमें ऐसा क्या है जिसे पढ़ने के बाद इस लड़की में इतनी देशभक्ति उबाल मारने लगी है कि अपनी ही धरती के चावल लाकर हमारे सबसे बड़े होटल में उबाल कर खाने लगी। चानू चावल खा चुकी थी, उसमें एक चावल कहीं लगा रह गया तो राष्ट्रपति ने उसकी प्लेट से वो चावल का दाना उठाया और मुंह में डालकर उठकर चलते बने। बस मुख से यही निकला कि यकीनन कल का गोल्ड मेडल यही लड़की जीतेगी। देश भूमि का अन्न खाती है ये। और दोस्तों, अगले दिन मीराबाई ने स्वर्ण पदक जीत ही लिया, लेकिन किसी को इस पर आश्चर्य नहीं था सिवाय भारत की जनता के। अमेरिका तो पहले ही जान चुका था कि वो जीतेगी। बीबीसी जीतने से पहले ही लीड खबर बना चुका था और जीतते ही बीबीसी पाठकों के सामने था, जबकि भारतीय मीडिया अभी तक लीड खबर आने का इंतजार कर रही थी।
इसके बाद चानू ने 196 किलोग्राम, जिसमें 86 किलोग्राम स्नैच में तथा 110 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में था, का वजन उठाकर भारत को 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने 48 किलोग्राम श्रेणी का राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण जीतने पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 15 लाख की नकद धनराशि की घोषणा की और 2018 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री भूषण से, उसके प्रकार से और उसके पुरस्कार से, पद्म भूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार मिलने पर मीराबाई ने सबसे पहले अपने घर के लिए एक बैलगाड़ी खरीदी और बाबा के मंदिर को पक्का करने के लिए 1 लाख रुपये उन्हें गुरु दक्षिणा में दिए। और दोस्तों, आज ही खबर आई है कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है मीराबाई को रादर। तो मीराबाई, ये आज की जो कहानी है ये आपको समर्पित है और ये समर्पित है उन्हीं सभी यूथ को, उन्हीं सभी लोगों को जिनके मन में देश प्रेम है और किसी न किसी रूप से वो देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कार्यक्रम लंबा अवश्य था, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन बहुत ज़रूरी था और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में, इस कहानी से आपने बहुत बड़ी सीख ली होगी और ना सिर्फ आपने ली होगी, आपके आने वाले बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल थी ये कहानी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।